दोस्तों एक ऐसा समय था जब हमारे देश में किया गया हर कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसी फॉरेन कंपनीज पे डिपेंडेंट हुआ करता था। जहां एक और ये कंपनीज हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डेटा फॉरेन कंट्रीज में लोकेटेड अपने सर्वर्स में स्टोर करती थी, वहीं दूसरी ओर कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शंस को इनेबल करने के लिए ये हमारे बैंक से पर ट्रांजैक्शन चार्जेस भी कलेक्ट करती थी। लेकिन इंडिया के एनपीसीआई या नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा रुपे कार्ड्स के लॉन्च ने पेमेंट सेटलमेंट के इस डोमेन में रिवॉल्यूशन लाने का काम किया है। आज न केवल रुपे इंडिया की डेबिट कार्ड मार्केट का लार्जेस्ट स्टेक होल्डर बनकर उभरा है, बल्कि इसने वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसे इंटरनेशनल एसोसिएशंस के एग्जिस्टेंस को इस हद तक थ्रेटन कर दिया है कि आज वो यूएस गवर्नमेंट से कंप्लेन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन एक दशक से कम समय में रुपे ने ये उपलब्धि कैसे हासिल की? जिस प्लेटफॉर्म का एग्जिस्टेंस 2012 से पहले केवल प्लान्स में था, उसने 10 सालों के अंदर खुद को डोमेस्टिक मार्केट के अलावा दूसरे कंट्रीज में कैसे स्प्रेड किया, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के लिए भी सरप्राइजिंग है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। इस डिस्कशन के माध्यम से हम जानेंगे कैसे रुपए के इस राइज में गवर्नमेंट ने एक अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा रुपए के अपकमिंग प्लान्स और फ्यूचर एक्सपेंशन पे भी चर्चा होगी। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। लेकिन उससे पहले जान लें कि रुपे, वीज़ा या मास्टरकार्ड जैसे पेमेंट सेटलमेंट प्लेटफॉर्म्स काम कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों आप यदि किसी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन के दौरान कुछ की प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ आप होते हैं एक कार्ड होल्डर की तरह। आपका वो बैंक जिसमें आपके पैसे जमा हैं, वो सेलर जिससे आपको परचेजिंग करनी है, और उस सेलर का बैंक जहाँ आपके द्वारा पे किए गए पैसे डिपॉजिट होते हैं। और रुपे, मास्टरकार्ड या वीज़ा जैसे कार्ड एसोसिएशन जो इन सब के बीच लिंक इस्टेब्लिश करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान सबसे पहले आप अपने कार्ड के माध्यम से ऑथेंटिकेट करते हुए पेमेंट इनेबल करते हैं, जिसके बाद सेलर का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम आपके अकाउंट का इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है और आपके बैंक को भेजता है। इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते ही सेलर का बैंक कार्ड एसोसिएशन, जो कि रुपे या मास्टरकार्ड हो सकता है, उसकी मदद से कस्टमर यानी आपके बैंक से ऑथराइजेशन की रिक्वेस्ट सेंड करता है। आपके बैंक द्वारा इस ऑथराइजेशन को इनेबल करते ही आपका बैंक उस कार्ड एसोसिएशन के माध्यम से सेलर के अकाउंट में पेमेंट ट्रांजैक्ट कर देता है, और इस तरह कोई भी कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो हम इस एक्सप्लेनेशन से समझ सकते हैं कि रुपे, वीज़ा या मास्टरकार्ड किसी ट्रांजैक्शन के दौरान दो बैंक्स के बीच इंटरमीडियरी का काम करते हुए पेमेंट इनेबल करवाते हैं। दोस्तों इस तरह के हर ट्रांजैक्शन में एक इंटरचेंज फ़ी जुड़ा होता है। ये ट्रांजैक्शन का एक स्मॉल परसेंटेज होता है, जैसे मर्चेंट द्वारा पे किया जाता है। ये फ़ी किसी ट्रांजैक्शन के 0.5% से लेकर 3.5% तक रेंज करती है, और इसे बैंक्स और कार्ड एसोसिएशंस के बीच एग्रीमेंट के स्टार्ट में ही डिसाइड कर लिया जाता है। कार्ड एसोसिएशंस को पे की जाने वाली ये फ़ी इशूइंग बैंक, एक्वायरिंग बैंक और इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व किसी दूसरे एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपस में शेयर की जाती है। यही फीस रुपे, मास्टरकार्ड या वीज़ा जैसे एसोसिएशंस की प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू होती है। इसके अलावा वो बैंक्स और दूसरे कार्ड इशूअर से अपना नाम, लोगो और ब्रांड यूज़ करने के लिए एनुअल लाइसेंसिंग फीस कलेक्ट करते हैं। साथ ही किसी ट्रांजैक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को भी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ट्रांजैक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में इंसर्ट होने से पहले सारे सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स के लिए ये सर्टिफिकेट्स एक्वायर करना मैंडेटरी होता है। दोस्तों 2009 में आरबीआई ने मास्टरकार्ड और वीज़ा जैसी फॉरेन कंपनीज पे इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मर्चेंट्स की डिपेंडेंस देखते हुए इंडियन बैंक एसोसिएशन को एक नॉन प्रॉफिट पेमेंट कंपनी के गठन की रिक्वेस्ट की थी, जो इंडिजिनस पेमेंट कार्ड सिस्टम डिज़ाइन करेगा। इस कार्ड को इनिशियली इंडिया पे के नाम से रेफर किया गया। कई सालों की प्लानिंग के बाद एनपीसीआई या नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इसकी जिम्मेदारी दी गई, जिसने प्रपोज्ड कार्ड का नाम रुपे रखा, जिसे रुपी और पेमेंट वर्ड से जोड़कर बनाया गया था। एनपीसीआई ने इसे मास्टर कार्ड और वीज़ा के ऑल्टरनेटिव की तरह कंसीव किया, जिससे इंडिया के वेरियस पेमेंट सिस्टम्स को कंसोलिडेट और इंटीग्रेट किया जा सके। आरबीआई ने अपने विजन पेपर 2009 टू 2012 में इस बात का मेंशन किया था कि एक डोमेस्टिक प्राइस सेटलर के अब्सेंस में इंडिया बैंक्स को वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसे इंटरनेशनल कार्ड एसोसिएशंस को एफिलिएशन और कनेक्शन के लिए हाई कॉस्ट पे करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा कार्ड बेस्ड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस भी इन कंपनीज द्वारा दूसरे देशों में डायरेक्ट किए जा रहे हैं,
जहां उनके सर्वर्स लोकेटेड हैं। इन सारे इश्यूज ने एक डोमेस्टिक सिस्टम के राइज को पुश किया। दोस्तों रुपए स्कीम 26 मार्च 2012 के दिन लॉन्च किया गया और 8 मई 2014 के दिन हमारे तत्कालीन प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा रुपए को इंडिया को डेडिकेट कर दिया गया। मार्च 2021 तक रुपए ने इंडिया के नेट ट्रांजैक्शंस को वॉल्यूम वाइज 34% और वैल्यू वाइज 30% कैप्चर कर खुद की कॉम्पिटेंस साबित की। रुपे कार्ड्स आज इंडिया के ऑलमोस्ट सारे एटीएम्स में एक्सेप्ट किए जाते हैं। एनपीसीआई के डेटा के अनुसार आज इंडिया में रुपे नेटवर्क के साथ 2 लाख से ज़्यादा एटीएम्स और 26 लाख पीओएस टर्मिनल्स जुड़ चुके हैं। 97% पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स में एक्सेप्ट किए जाते हुए आज 1158 बैंक्स रुपे कार्ड इशू कर रहे हैं। दोस्तों आरबीआई के डेटा के अनुसार एनपीसीआई कार्ड नेटवर्क के तौर पे रुपे ने इंडियन कार्ड मार्केट की 60% से ज़्यादा शेयर 2020 में कैप्चर कर खुद को इस डोमेन का डोमेस्टिक लीडर प्रूव किया था। रुपए का ये राइज इस फैक्ट के साथ और सरप्राइजिंग नजर आता है जब हम ये देखते हैं कि 2017 में रुपए का शेयर केवल 15% हुआ करता था। रुपए के इस राइज में इंडियन गवर्नमेंट का अहम योगदान रहा है। आइए अगले सेक्शन में समझते हैं। जब 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई तो सरकार के निर्देश पे नए खाता धारकों को केवल रुपए डेबिट कार्ड ही इशू किए जाने के निर्देश थे। मार्केट कैप्चर करने के लिए रुपए की जर्नी में ये सबसे क्रूशल स्टेप साबित हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डेटा के अनुसार इस स्कीम के तहत 31.74 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड्स इशू किए गए, जिसने इंडिया के 90 करोड़ डेबिट कार्ड के मार्केट का 34.5% कैप्चर किया। लेकिन एनपीसीआई के फॉर्मर सीईओ एपी होटा के अनुसार केवल प्रधानमंत्री जनधन योजना ही नहीं, रुपए के फीचर्स ने भी इसके ग्रोथ को बूस्ट किया है। रुपए ने इंडियन मास्टर्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए खुद को उस अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया, जैसा मास्टर कार्ड या वीज़ा नहीं कर पाए। रुपए ने अपने प्लेटफॉर्म से किसानों की नीड समझते हुए किसान कार्ड की इनिशिएटिव ली, जिससे आज देश भर के बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा इशू किया जाता है। ये स्टेप गवर्नमेंट द्वारा 2017 के डिमोनेटाइजेशन के बाद लिया गया, जब एनएबीएआरडी ने उस समय के किसान क्रेडिट कार्ड्स को रुपए एटीएम कम किसान डेबिट कार्ड में कन्वर्ट किया। इन कार्ड्स ने फार्मर्स को देश भर के एटीएम्स और पीओएस टर्मिनल्स में बिजनेस ट्रांजैक्ट करने में इनेबल बनाया। दोस्तों आज कोटक महिंद्रा बैंक रुपए के साथ पार्टनरशिप कर फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक नई स्कीम इनिशिएट कर रहा है, जिसके तहत वेस्ट बंगाल के बुर्दवान और हुगली रीजन्स में अमूल के 75 कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जुड़े सारे डेयरी फार्मर्स के पेमेंट उनके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट की जाती है। इस मॉडल को आज गुजरात में इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग की जा रही है कि जहां 1200 कोऑपरेटिव सोसाइटीज से 3 लाख से ज़्यादा डेयरी फार्मर जुड़े हैं और इस इनिशिएटिव के एक्सटेंशन से फाइनेंशियल इंक्लूजन को फर्दर स्प्रेड किया जा सकेगा। इन सब के अलावा गवर्नमेंट ने रुपए कार्ड्स को प्रमोट करने के लिए सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की मदद ली। कई रिपोर्ट्स के अनुसार गवर्नमेंट ने पीएसयू बैंक्स को ये साफ निर्देश दिए कि उन्हें अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कार्ड्स इशू किए जाएं। नवंबर 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंकर्स के साथ एक मीटिंग करते हुए ये बात साफ कर दी थी कि रुपए कार्ड ही एकमात्र ऐसा कार्ड होगा जिसे वो प्रमोट करेंगे। दोस्तों आज रुपए के बढ़ते हुए नंबर्स में पीएसयू बैंक्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट ने दिसंबर 2021 में रुपए डेबिट कार्ड्स को प्रमोट करने के लिए 1300 करोड़ का प्लान अप्रूव किया है। इस प्लान के तहत रुपए कार्ड्स को मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन के बीच बूस्ट किया जाएगा, जिससे वीज़ा और मास्टर कार्ड्स को ये कार्ड्स सक्सेसफुली चैलेंज कर पाएंगे। यदि इस प्लान को डिटेल में समझें तो इसके अंतर्गत रुपए डेबिट कार्ड से किए हर ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट अप्रैल 2021 से अगले 1 साल तक बैंक्स को उस ट्रांजैक्शन का एक सर्टेन परसेंटेज पे करेगी। ये प्लान केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन तक सीमित रहेगा जिसकी वैल्यू 2000 रुपीज़ तक होगी। इस प्लान से जहां एक और रुपए के मार्केट शेयर के बढ़ने की संभावना है, वहीं वीज़ा ने इंडियन गवर्नमेंट की मूव्स की कंप्लेन करते हुए यूएस गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया था कि इंडिया द्वारा रुपए कार्ड्स के फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रमोशंस आज वीज़ा के वन ऑफ द की ग्रोथ मार्केट्स को हर्ट कर रही है। दोस्तों वीज़ा द्वारा यूएस गवर्नमेंट को दर्ज किए गए इस कंप्लेन की ग्रेविटी हम इस बात से समझ सकते हैं कि नवंबर 2022 तक ही बैंक्स ने 600 मिलियन से ज़्यादा रुपए कार्ड्स इशू कर दिए थे। इसके अलावा रुपए ने जून 2017 में वीज़ा को पीछे छोड़ते हुए इंडिया में 375 मिलियन ट्रांजैक्शंस कंडक्ट किए थे।
मई 2019 में एनपीसीआई द्वारा रिलीज डेटा के अनुसार 2018 से 19 में रुपे कार्ड्स के थ्रू इंडिया में 102.7 करोड़ ट्रांजैक्शंस किए गए थे, जिसकी वैल्यू 1.174 लाख करोड़ रुपीस थी। इसके अलावा 2019 के फाइनेंशियल ईयर में ही रुपे ने ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड कंबाइन करते हुए 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस किए थे, जो 2018 के कंपेयर्ड 70% ज़्यादा थे। रुपे के इन अचीवमेंट से हम इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स आज इस हद तक चिंतित हैं कि वो रुपे के राइज के अगेंस्ट अपने रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को कंप्लेन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। दोस्तों, इन सबके साथ एनपीसीआई ने 19 अगस्त 2020 के दिन अपनी एक इंटरनेशनल सब्सिडरी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड या एनआईपीएल लॉन्च की, जिसके तहत फॉरेन मार्केट्स में रुपे कार्ड्स के ग्लोबलाइजेशन और अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। एनपीसीआई ने ग्लोबल कार्ड्स 2014 से ही शुरू कर दिए थे। सिंगापुर ने फर्स्ट इंटरनेशनल पार्टनर बनते हुए इंडिया के रुपे कार्ड को प्रमोट करने में सहायता की थी। इसके अलावा एनपीसीआई ने डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करते हुए रुपे ग्लोबल कार्ड्स को डिस्कवर, डाइनर्स क्लब, इंटरनेशनल और पल्स नेटवर्क के तहत इंटरनेशनल परचेज और इंडिया के बाहर कैश एक्सेस करने के लिए इनेबल बनाया। रुपे ने 2014 से 2019 के बीच 64 मिलियन ग्लोबल कार्ड्स इशू किए। ये कार्ड्स आज वर्ल्ड के 190 कंट्रीज में 1.8 मिलियन एटीएम्स और 41 मिलियन से ज़्यादा मर्चेंट्स द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। इस ग्लोबल एक्सपेंशन को डिस्कवर, जापान क्रेडिट ब्यूरो और चाइना यूनियन पे के साथ टाई अप करना एक पॉजिटिव साबित हुआ, जिससे रुपए के इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस को सपोर्ट प्रोवाइड हुआ। इसके अलावा देश के अंदर फॉरेन कंपनीज के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए आरबीआई ने जुलाई 2021 में ऐसे न्यू कार्ड्स इशू किए जाने पे रोक लगा दिया है, जो पेमेंट सिस्टम रिलेटेड डेटा इंडिया से बाहर स्टोर कर रहे हैं। गवर्नमेंट के इस मूव के बाद मास्टरकार्ड जैसी कंपनीज जो इंडियन पेमेंट सिस्टम डेटा को फॉरेन कंट्रीज लोकेटेड सर्वर्स में स्टोर करते थे, उन्हें ह्यूज सेटबैक मिला। दोस्तों, रुपे यूपीआई की तरह इंडियन गवर्नमेंट के जीरो एमडीआर नॉर्म के तहत ऑपरेट करता है, यानी इन नेटवर्क्स पे मर्चेंट्स द्वारा किए गए ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई फी चार्ज नहीं की जाती। इसके अलावा ग्लोबल नेटवर्क्स के अगेंस्ट रुपए को ऑपरेट करना बैंक्स के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव है। जहां एक और मास्टर कार्ड और वीज़ा जैसे कार्ड्स को इशू करने वाले बैंक्स को उस नेटवर्क पे बने रहने के लिए एक एडिशनल क्वार्टरली फी पे करनी पड़ती है, वहीं रुपए का एक डोमेस्टिक नेटवर्क होने के कारण बैंक्स को ऐसी कोई फी नहीं पे करनी पड़ती। लेकिन इन बेनिफिट्स के बावजूद आज भी कई ऐसे डोमेन्स हैं जहां रुपए अपना डोमिनेंस नहीं बना पाया है। रुपए ने आज डेबिट मार्केट का एक ग्रेटर शेयर तो एक्वायर करने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के स्पेस में वो आज भी दूसरे प्रोमिनेंट प्लेयर से काफ़ी पीछे है। सोर्सेस के अनुसार इंडिया के क्रेडिट कार्ड मार्केट का केवल 20% शेयर आज रुपए द्वारा कैप्चर्ड है, जबकि वीज़ा और उसके बाद मास्टर कार्ड इस मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। यूँ तो क्रेडिट स्पेस में भी आज रुपए का एडॉप्शन धीरे धीरे पेस पिक कर रहा है, लेकिन आने वाले कुछ समय तक इस डोमेन में वीज़ा और मास्टर कार्ड की डोमिनेंस बनी रहेगी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बैंक्स के लिए क्रेडिट कार्ड्स की रेवेन्यू अर्नर्स होते हैं और इस मार्केट में रुपए की डोमिनेंस एस्टैब्लिश नहीं हुई है। लेकिन इन चैलेंजेस को टैकल करते हुए रुपए आज अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस के अलावा कॉन्टैक्टलेस पेमेंट ऑफरिंग्स की तरफ कदम बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि समय के साथ रुपए अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ ट्रांजिट करने में कामयाब होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी रुपए की, जिसे आज गवर्नमेंट अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ प्रमोट कर रही है। इसके राइज से न केवल आज हमारे देश के कार्ड होल्डर्स अपने ट्रांजैक्शंस को देश में बने एक पेमेंट सेटलमेंट एसोसिएशन के तहत कंडक्ट कर पा रहे हैं, बल्कि इसने फॉरेन कंपनीज के ऊपर हमारी निर्भरता को फर्दर रिड्यूस किया है। इस सब के साथ आज रुपए के माध्यम से इंडिया ग्लोबल मार्केट्स की ओर अपने कदम बढ़ाने के प्रयास में है, जहां वो वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसी स्टैब्लिश्ड कंपनीज को चैलेंज करेगा। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी रुपए के ऊपर। इस पूरी केस स्टडी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।